हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं प्रवीण धायल एक बार फिर से हमारे सभी एयरफोर्स एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं जो एयरफोर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 18 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। जिन लोगों ने दिन रात एक कर रखा है अपने एग्ज़ाम के लिए, उनका वेलकम है। और ये आपका 14th जो मॉक टेस्ट आपका हुआ था, उसमें इंग्लिश का जो सेक्शन है उसका सॉल्यूशन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो ये आपका 14th जो मॉक टेस्ट है इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले भी जो मॉक टेस्ट हुए हैं 13 मॉक टेस्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल चुका है। और ये आपका 14th मॉक टेस्ट का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग देखते हो पैसेज आपका होता है जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपका होता है, ठीक है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है और मैंने बताया कि जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है। कुछ थोड़े बहुत वर्ड्स जो वोकैब अगर आपकी अच्छी हो गई, थोड़े बहुत डिफिकल्ट लग सकते हैं। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो वो भी नहीं लगेंगे आपको डिफिकल्ट, आराम से आप पैसेज कर पाओगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, पैसेज को लास्ट में करेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स को मैं अंडरलाइन कर दूंगा, उनका मीनिंग भी आपको बता दूंगा। लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं, पैसेज के अलावा जो क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन आपके पैसेज के होते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके ग्रामर और वोकैब बेस पे होते हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपके पास फिलर्स की फॉर्म में है, और फिलर्स वाले क्वेश्चन ग्रामर बेस पे भी हो सकते हैं, वोकैब बेस पे भी हो सकते हैं, और थोड़ी बहुत वहाँ पे रीजनिंग भी लगती है, सेंस भी लगती है, लॉजिक भी लगता है फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन में कई बार। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बार्ले। गेहूं जो है वो भारत का नेटिव नहीं है। नेटिव का मतलब भारत में पैदा नहीं हुआ। भारत में पैदा नहीं होने का मतलब ये है कि कहीं और देश में पहले पैदा हुआ था और बाद में भारत में पैदा होने लगा। ये नहीं कि स्टार्टिंग में भारत में पैदा होता, स्टार्टिंग से ही भारत में पैदा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेटिव का मतलब क्या होता है? जन्मजात। मतलब नेटिव का मतलब आपका ये होता है कि वो, नेटिव का मतलब ये है, नेट का मतलब होता है बोर्न, मतलब वो वहाँ पे ही पैदा नहीं होता है, मतलब किसी बाहर देश से में पैदा हुआ था पहले और फिर भारत में पैदा होने लग गया, वहाँ से फिर यहाँ पे आ गया है, इस टाइप से है। तो वीट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बार्ले, और बार्ले क्या होता है आपको पता ही है। बार्ले जो बोलते हैं हिंदी में, और वीट को गेहूँ बोलते हैं। इजंट आइदर, तो क्या होगा इसका? ए वाला आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? ए वाला आंसर। वीट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बार्ले इजंट आइदर, ना तो जो गेहूं है वो इंडिया में नेटिव है, और ना ही बार्ले जो है वो भी इंडिया का नेटिव नहीं है। मतलब किसी और देश से पैदा होता था पहले और बाद में इंडिया में आया है, ठीक है। तो ये आंसर बनेगा इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए। इजेंट आइदर बनेगा, इजेंट आइदर, ना तो गेहूं और ना ही जो इंडिया में पैदा हुआ है, ठीक है। द थीप एक्सप्लेन्ड हाउ ही फिलिंग द ब्लैंक फ्रॉम द जेल। थीप जो है उसने एक्सप्लेन किया है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा तो ये बता रहा है कि कैसे वो भागा था। ये काम पहले हो चुका था, जो काम पास्ट में पहले हो चुका है उसके लिए क्या आता है? पास्ट परफेक्ट आता है। जब हम लोगों ने टेंस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट तो आपको बताया गया था, डबल एक्शन में आता है पास्ट परफेक्ट, और जो काम पहले हो चुका है उसके लिए आता है पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद में जो हुआ है उसका आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले वो भाग चुका था जेल से, वो बाद में एक्सप्लेन कर रहा है, पहले थोड़ी एक्सप्लेन करेगा। पहले तो जेल से भागा था, पहले काम पास्ट में जो हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में हुआ पास्ट में उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फिलिंग द ब्लैंक, यू प्लीज हेल्प माई सन। जब मैंने आपको मॉडल पढ़ाया तो वहाँ पे आपको मैंने यूजेज ऑफ कैन और कुड आपको बताए थे कि कैन का यूज देखो, दोनों कैन भी यूज होता है। किसी से मान लो रिक्वेस्ट करनी है तो कैन भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं। किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो कैन भी लग सकता है और कुड भी। लेकिन डिफरेंस क्या है? कैन का यूज होता है, कैन का यूज जो होता है वो होता है इम्पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। इम्पोलाइट रिक्वेस्ट, इम्पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होती है, ठीक है। और कुड का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ये पोलाइट और इम्पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होती है मैं आपको बता दूं, ठीक है। रिक्वेस्ट की भी टाइप्स होती हैं, देयर आर टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, इम्पोलाइट एंड पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब अगर कोई रिक्वेस्ट आप अपने देखो जहाँ पे अगर आप अपने उससे हेल्प मांग रहे हो, अपने सीनियर से, अपने उससे हेल्प मांग रहे हो, तो क्या होता है वहाँ पे? अगर आप अपने सीनियर से, अपने जो आपका
सीनियर है या कोई नॉन पर्सन उससे हेल्प मांग रहे तो कुड आता है। और अगर आप अपने भाई से, बहन से, ये देखो अपने बेटे से हेल्प मांग रहा है तो उसके लिए क्या आएगा, कैन आएगा। तो अपने पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब अपने सीनियर से अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो बहुत ही पोलाइट वे में करना पड़ता है। और अपने बेटे से आप बोल रहे हो, अपने फादर से बोल रहे हो, अपने रिलेटिव से बोल रहे हो, अपने भाई बहन से बोल रहे हो, अपने फ्रेंड को बोल रहे हो तो इम्पोलाइट रिक्वेस्ट में आता है। तो अपने बेटे से रिक्वेस्ट मांग रहा है वो, मतलब कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेवंथ का आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सेवंथ जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। पीछे आंसर सी गिवन है लेकिन इसका ए आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका ए आंसर होना चाहिए। तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए। क्या बनेगा, ए आंसर बनेगा। ठीक है। माई फ्रेंड फिलिंग द ब्लैंक विजिट मी एवरी संडे व्हेन आई वॉज इल। जब मैं बीमार था तो मेरा दोस्त जो है हर एक संडे को आता था। पास्ट की बात है, जब वो बीमार था, अब नहीं। वो पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए क्या आता है, यूज टू। ये भी आपको जो यूज टू मॉडल है उसमें बताया गया था कि पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए यूज टू आता है। जैसे आई यूज टू प्ले मार्बल्स व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। जब मैं एक बच्चा था तो कंचे गोली खेलता था। तो क्या बनेगा, यूज टू हो जाएगा। तो एट्थ का आंसर क्या बन जाएगा, बी आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट जो है द सूटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड लीगल। लीगल का सूटेबल प्रीफिक्स क्या होगा। प्रीफिक्स क्या होता है, जो वर्ड के आगे लगता है। जो वर्ड के आगे लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे पॉसिबल के आगे इम्पॉसिबल आई एम लग जाता है तो इम्पॉसिबल होता है। मैच्योर का इमेच्योर हो जाता है। ठीक है। सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब हो जाता है। शूटेबल से अनशूटेबल हो जाता है। रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल हो जाता है। लेकिन लीगल का इलीगल होता है। तो आई एल, ये आई एल है, ये आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे है आई एल। इलीगल, ये आपका प्रीफिक्स लगेगा लीगल के आगे। लीगल का एंटोनिम बनाने के लिए इलीगल हो जाएगा। ये चीज़ें आपको बता रखी हैं जब मैंने आपको एंटोनिम्स करवाए थे, जब आपको अच्छे से बताया था कि नेगेटिव प्रीफिक्स कैसे बनते हैं, सब कुछ आपको बता रखा है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ फूल। फूल जो वर्ड है उसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताना है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया था, ऐसा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऐसा नाउन जो 3 कंडीशन पूरी करेगा ना। एक तो वो इनविजिबल होता है, जो दिखाई नहीं देता। इंटेंजिबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते और जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो फूल का बनेगा फुलिशनेस। क्या बनेगा, फुलिशनेस बनेगा। ठीक है। तो फूल जो वर्ड है उसका फुलिश तो होता है एडजेक्टिव और फुलिशनेस बनता है नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। इसका सी आंसर हो जाएगा, फुलिशनेस। जिस वर्ड के लास्ट में नेस आ जाए वो आपका क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। और ये आपका टारगेट है। बीच बीच में आपके कुछ मोटिवेशनल पिक्चर हैं और आपको भी इसी तरह से आगे बनना है। ठीक है। आगे आपके पास जो क्वेश्चन है, ये 10th वाले का सी हो जाएगा। और 11th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, एडवर्ब बताना है कि सही पेयर कौन सा है एडवर्ब का। ठीक है। करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब, इट इज़ नथिंग एल्स। देखो भाई, वैसे मैंने कंजक्शन जब मैंने आपको करवाया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि नॉट ओनली और बट आल्सो का पेयर बनता है, नाइदर नोर का पेयर, आइदर और का पेयर। ऐसे ही नथिंग एल्स का पेयर बट से बनता है। नथिंग एल्स बट, इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड। यह प्राइड के अलावा कुछ नहीं है। मतलब कोई काम आपने ऐसा कर दिया जो प्राइड के अलावा, आपके गर्व के अलावा कुछ नहीं है। इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड। ठीक है। तो इसका बी आंसर बनेगा। और प्राइड से पहले ए नहीं लगता, ये भी ध्यान रखो। डी आंसर नहीं होगा, इसका बी आंसर बनेगा। तो इसका बी आंसर होगा 11th का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। हैज हीमा रिव्यूड द लेटेस्ट सेल्स रिपोर्ट फिलिंग द ब्लैंक गेव अस लास्ट वीक। ठीक है। हैज हीमा रिव्यूड, क्या हीमा ने रिव्यूड कर चुकी है जो लेटेस्ट सेल रिपोर्ट जो हमें मिली थी अगर पिछले हफ्ते, किसके द्वारा, दैट द सेल्स मैनेजर। क्या बनेगा, दैट द सेल्स मैनेजर गेव अस लास्ट वीक। ठीक है। पिछले हफ्ते जो हमें सेल्स मैनेजर के द्वारा रिपोर्ट मिली थी, क्या हेमा ने उसको रिव्यू कर लिया है। ठीक है। तो दैट द सेल्स मैनेजर होगा, विच नहीं होगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। दैट द सेल्स मैनेजर, शी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो है, ही इज वीक फिलिंग द ब्लैंक ही डज ए लॉट ऑफ वर्क। ठीक है। जैसे जब हमने वह कमज़ोर है फिर भी वो क्या है, बहुत सारा काम करता है। कमज़ोर है, फिजिकली वीक है या कुछ मेंटली वीक है, फिर भी बहुत सारा काम करता है। यट का मतलब क्या होता है, फिर भी। कभी कभार हिंदी भी काम करती है, तो यहाँ पे यट यहाँ पे यूज होगा। ही इज वीक यट ही डज ए लॉट ऑफ वर्क। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, ए फिलिंग द ब्लैंक ऑफ जापानीज आर्टिस्ट स्टेप्ड ऑफ द कोच
एमिट्स ए वार्म वेलकम। कोच यहाँ पे कौन है, रेल का जो डिब्बा होता है वो कोच है ये, वैसे कोच नहीं है ये, कोई खिलाड़ी नहीं है ये, कोच वो कोच नहीं है खिलाड़ी वाला। क्या बोल रहा है, जो जापानीज आर्टिस्ट हैं, जापान से जो आर्टिस्ट आए हैं वो बाहर निकले, एमिट्स ए वार्म वेलकम, जो कोच से जो बाहर निकले हैं, जो ट्रेन में आए हैं मान लो, पहले प्लेन में आए थे फिर ट्रेन में आए हैं एयरपोर्ट से मान लो कहीं से, तो लोग उनका वार वेलकम कर रहे हैं, बहुत ही वार वेलकम उनका कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, TROUPE, ये एक ग्रुप होता है, ये जो ट्रुप लिखा हुआ है TROUP, ये ग्रुप होता है। ऊपर वाला ट्रुप जो होता है वो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है। ये अलग अलग ग्रुप हैं, ये अलग अलग ग्रुप हैं चीज़ों के। जैसे गैंग क्या है, ग्रुप ऑफ रोबर्स, चोरों का, लुटेरे का ग्रुप होता है गैंग। गैंग तो आप अच्छी तरह से जानते हो गैंग को, तो लुटेरे और चोरों का ग्रुप होता है गैंग बोलते हैं। बैंड कौन होता है, म्यूजिशियंस का ग्रुप, जो म्यूजिशियंस होते हैं, संगीतकार होते हैं, उनका ग्रुप को बैंड बोलते हैं, BAND। ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस इज कॉल्ड बैंड, ग्रुप ऑफ थीव्स और रॉबर्स इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस इज कॉल्ड बैंड, ग्रुप ऑफ थीव्स और रॉबर्स इज कॉल्ड गैंग, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड ट्रुप। सोल्जर्स इज हमको ट्रुप, ये ऊपर वाला ट्रुप ये वाला बोलेंगे। ये वाला ट्रुप क्या है, नॉर्मली ग्रुप है, ठीक है, नॉर्मल लोगों का ग्रुप है और आर्टिस्ट का ग्रुप है। ये TROUP होगा, TROUPE, अच्छा वर्ड है, एग्जाम में ध्यान रखना। बाकी ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट हैं आपके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकते हैं। यही क्वेश्चन वो वन वर्ड में दे देता है, यानी वोकैब का बन जाता है। यही क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक में दे दिया तो वो ग्रामर का मान लो, चाहे कैसे मान लो, फिलर्स की फॉर्म में भी दे देता है। एग्जामिनर की मर्जी है वो पूछता कैसे है। नेक्स्ट आपके सामने है, एरर फाइंड आउट करना है। टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, जो चाय मैं पी रहा हूँ वो गर्म है। टी को यहाँ पे डेफिनाइट किया गया है, यहाँ पे आर्टिकल के टॉपिक से एरर है। नॉर्मली आर्टिकल वाले क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक के तौर पे आते हैं, आर्टिकल वाले क्वेश्चन नॉर्मली फिलर्स की फॉर्म में आते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल वाला क्वेश्चन सपोर्टिंग द एरर में दिया गया है, जिसको हम डेफिनाइट कर देंगे। डेफिनाइट कर देंगे तो वहाँ पे दा का यूज कर देंगे, डेफिनाइट कर देंगे तो दा का यूज कर देंगे, तो ए इसका आंसर बन जाएगा। द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, जो चाय मैं पी रहा हूँ, चाय को डेफिनाइट कर दिया गया है तो आर्टिकल दा का यूज होगा यहाँ पे, तो हम दा लगा देंगे यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, तो ये बात ध्यान रखना, ये आंसर हो जाएगा। ए पार्ट में एरर था। वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ कश्मीर वैली आर शॉट डेड, ठीक है, ये पेसियो इसमें लिखा हुआ है, आर शॉट बी की फॉर्म है और थर्ड फॉर्म ये है। सूट जो होता है SHOOT, इट इज़ फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म इज शॉट एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो शॉट। सूट शॉट शॉट, दीज आर फॉर्म्स ऑफ सूट। यहाँ पे ये फॉर्म्स हैं। एंड हेयर सब्जेक्ट इज वन, वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑफ इज प्रीपोजिशन। वी नो दैट आफ्टर द प्रीपोजिशन देयर इज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। एंड वन इज हेयर सब्जेक्ट, वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो वन इज सिंगुलर। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी विल यूज वर्ब आल्सो सिंगुलर। यहाँ पे क्या होगा, इज लगेगा, यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, इज शूट डेड होगा। एक ही टेररिस्ट मारा गया है, बहुत सारे टेररिस्ट में से, बहुत सारे टेररिस्ट हैं कश्मीर वैली में, उनमें से एक ही मारा गया है, तो वन इज शूट डेड। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड यानी सिंटेक्स बोलते हैं, उसके टॉपिक से एरर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार मिलता है। तो जहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाए, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद होगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, उससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन है वही आपका बनेगा सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग लगेगी वर्ब। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे आपके पास बताना है, सेलेक्ट द सेंटेंस विच मीन्स द सेम एज द गिवन सेंटेंस। ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है येलो कलर में, देर आर ए फ्यू एप्पल्स इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर थोड़े से एप्पल हैं। सेम सेंटेंस ढूंढना है, मीनिंग सेम रहना चाहिए। क्या है, मीनिंग सेम रहना चाहिए, इनमें चारों में से ढूंढना है। तो क्या बोल रहा है, थोड़े से एप्पल हैं फ्रिज में, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे नहीं हैं। एप्पल के अंदर थोड़े से, फ्रिज के अंदर थोड़े से एप्पल हैं, इसका मतलब क्या है, फ्रिज में बहुत सारे एप्पल नहीं हैं, ठीक है। देयर आरंट मैनी एप्पल्स, मैनी है तो आरंट आएगा, इजंट नहीं आएगा। मैनी एप्पल्स क्या होता है, प्लूरल, तो इज नहीं आएगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। देयर आरंट मैनी एप्पल्स इन द फ्रिज, फ्रिज में बहुत सारे एप्पल नहीं है, इसका मतलब क्या है, थोड़े से एप्पल हैं। उसी सेंटेंस को रीराइट करना था, दोबारा लिखना था, मीनिंग सेम रहना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगला वर्ड आपके पास है सर्किटियस। नेक्स्ट वर्ड इज सर्किटियस। सर्किट में ओयूस लगाया गया है। सर्किट जो होता है आपका, फिजिक्स में आप पढ़ते होगे, जो एक्स ग्रुप के बंदे हैं, जो एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, सर्किट प्लस में ओयूएस सर्किटियस बनता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए आंसर बन जाएगा। तो 18th का आंसर क्या बनेगा, ए, ठीक है, सर्किटियस हो जाएगा आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पास है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का आपको सिनोनिम बताना है। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, चेंज होना। ट्रांसलेशन तो क्या होता है, ट्रांसलेशन तो क्या लैंग्वेज, जैसे हिंदी में इंग्लिश में बना दिया, इंग्लिश को हिंदी में बना दिया, वो ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। कोई स्टेट बदल जाना, अवस्था चेंज हो जाना। ट्रांजिशन जैसे मान लो कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में, वो लिक्विड हो गई है, लिक्विड है वो गैसेस फॉर्म में चली गई है, ठीक। इस टाइप से ट्रांजिशन जो शेप्स होती हैं या जो स्टेट होती है, जो अवस्था होती है किस चीज़ की, वो चेंज हो जाना। तो वो आपका आंसर क्या बनेगा, सी इसका आंसर बन जाएगा। ट्रांजिशन मतलब चेंज। अगला वर्ड आपके पास है, लास्ट वर्ड आपके पास है डायलेट। क्या है, डायलेट का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, एंटोनिम बताना है। डायलेट का मतलब होता है एक्सपेंड। ये जो सी ऑप्शन लिखा हुआ है ये इसका सिनोनिम है, एक्सपेंड। इसी को बोलते हैं एनलार्ज, चीज़ों को बड़ा करना, एक्सपेंड करना। वाइडन, फैला देना, चीज़ों को वाइड कर देना, चौड़ा कर देना, फैला देना, एनलार्ज कर देना, एक्सपेंड कर देना। और उसका एंटोनिम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बी इसका आंसर बनेगा। सिकुड़ जाना, हमें अपोजिट बताना था तो इसका बी आंसर है। अगर सिनोनिम बताना होता तो सी आंसर है। डायरेक्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। कई बार हम लोग जल्दबाजी में बताना होता है सिनोनिम बताते हैं एंटोनिम, बताना होता है एंटोनिम बना देते हैं सिनोनिम, हम उल्टा ही बता देते हैं कई बार जल्दबाजी में पूरे, जब हम बहुत जोश में होते हैं। तो डायरेक्ट जोश में होश नहीं खोना है। टाइम बहुत ज़्यादा है इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए, 20 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट, इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। बहुत ज़्यादा है 20 मिनट, ये बात ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी आंसर बन जाएगा। लास्ट में बारी है पैसेज की। जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है उसको भी हम देख लेते हैं ज़रा। जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है उसमें मैं हर बार आपको अच्छे से उसको करवाता हूँ, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको भी बताता हूँ, ठीक है। और पैसेज से बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको वोकैब या ग्रामर से नहीं घबराना है। जिन लोगों ने अच्छी मेहनत की होगी, लगातार जुड़े हुए हैं, वो लोग बेहतरीन स्कोर करने वाले हैं। 20 आउट ऑफ 20 भी आपके आ सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। डांस, सबसे पहले क्या है, डांस इन्वॉल्व्स आवर सेंस ऑफ रिदम। डांस के बारे में है ये, ठीक है। डांस के बारे में पूरा पैसेज है, ठीक है। क्या बोल रहा है, डांस इन्वॉल्व करता है हमारे सेंस ऑफ रिदम। वी हैव एन इन्नेट, इन्नेट एक अच्छा वर्ड है, नेट एक रूट वर्ड है। नेट जहाँ पे आएगा, नेट का मतलब होता है बोर्न, ठीक है। इननेट होता है इनबोर्न, जन्मजात। इननेट का मतलब क्या है, इनबोर्न, जन्मजात। इननेट सेंस ऑफ रिदम इन अस फ्रॉम द टाइम वी आर इन आवर मदर्स वूम। जब से हम मदर की वूम में होते हैं, गर्भ में होते हैं माँ के। द रिदमिक रॉकिंग वी फील एज शी वॉक्स अवेकन आवर इंस्टिंक्ट ऑफ मूवमेंट। भाई जब वो मम्मी चलती है, जब बच्चा उसकी गर्भ में होता है, पेट में होता है, तो बच्चा जो है हम लोग फील करते हैं, जब वो चलती है तो हम लोग भी मूवमेंट फील करते हैं, वही बता रहा है, ठीक है। एज बेबीज वी आर रॉक टू स्लीप, ठीक है। एज चिल्ड्रन वी सिंग नर्सरी रिम्स एंड और क्लैप और डांस अलॉन्ग विद देम, ठीक है। बच्चे होते हैं तो नर्सरी रिम्स, ये जो कविताएं हैं, कहाँ हैं, छोटी मोटी जो पोएम होती हैं, चिड़िया, ये वो चिड़िया वाली लगा लो, या मछली जल की रानी है, उस टाइप से रिम्स जो होती हैं वो बता रहा है। हम क्लैप करते हैं, डांस करते हैं। वी हैव ऑलरेडी बिगन डांसिंग, हम पहले ही डांसिंग स्टार्ट कर चुके हैं। मीन इन मैनी कंट्रीज डांस इज इंडल्ज, बहुत सारे देशों में डांस जो है इंडल्ज शामिल है। इनटू कल्टीवेट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को कल्टीवेट करने में, जो डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, उसको कल्टीवेट करने में, उसको बढ़ाने में इंडल्ज होता है, उसके लिए ज़रूरी है। एंड अप्रिसिएशन, और किसी का अप्रिसिएशन करना हो, प्रेज करनी हो फॉर वंस नेटिव कल्चर, खुद का जो नेटिव कल्चर है, ठीक है, खुद का जो उस देश का जो कल्चर है उसको अप्रिसिएशन करने में, उसको उसको प्रेज करने में, उस देश के वहाँ के लोग जो होते हैं खुद के कल्चर को प्रेज करने में और डिसिप्लिन को कल्टीवेट करने में डांस का यूज करते हैं। फॉर इंस्टांस, इंस्टांस का मतलब होता है एग्जाम्पल, ये भी अच्छा वर्ड है। Instance means example. For instance, in Africa, many tribes initiate their children into adulthood through dance. क्या बोल रहा है, अफ्रीका के अंदर क्या होता है, बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं, बहुत सारी जो जनजातियां हैं, वो अपने बच्चों को अडल्टहुड, जब अडल्टहुड में जाते हैं, अडल्टहुड का मतलब जो बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो डांस के थ्रू उनको वहाँ, जैसे मान लो कोई बच्चा बड़ा हो गया है, कोई बच्चा मान लो वहाँ पे 14-15 साल का, पता नहीं कितने साल का वो करते होंगे, तो जब इतने साल का हो जाता है तो वो डांस के थ्रू वो बोलते हैं भाई जवान हो गया है, डांस करके दिखाओ, इस टाइप से, मतलब कुछ है वहाँ पे कस्टम।
When we have mastered walking, we learn the rudimentary steps. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है rudimentary. rudimentary का मतलब होता है बेसिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है vocab के लिए. rudimentary मीन्स बेसिक्स, फंडामेंटल्स. ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा. और मैं बता दूं आपका जो पैसेज होता है उसमें पैसेज के अंदर आपकी vocab स्ट्रॉन्ग है तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपका vocab बेस पे रहेगा. एक सिनोनिम जरूर पूछ लेता है 4 में से, 4 क्वेश्चन जो पैसेज के आते हैं उसमें से एग्जाम के अंदर. ठीक है. Rudimentary step of dance. From there we are able to choreograph other steps suited to message we wish to convey. Ironically we are able to spontaneous. ठीक है. स्पॉन्टेनियस अच्छा वर्ड है एकदम से. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एक जो नेचुरल चीज़ होती हैं जो पहले से हम लोग कोई प्री प्लान नहीं होता है. स्पॉन्टेनियस एक्शन क्या होता है? एकदम से जो एक्शन होता है जिसकी पहले कोई प्लानिंग नहीं होती है, जो नेचुरल होता है, जो एक्शन जो रिएक्शन आप एकदम से देते हो, कोई पहले प्लानिंग नहीं कर रखी है आपने, उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं. इन द मिडेस्ट ऑफ डिसिप्लिन. मिडेस्ट मतलब उसके बीच में, डिसिप्लिन के बीच में. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन है वाई इज डांस टॉट इन मैनी कंट्रीज. बहुत सारे देशों में डांस क्यों सिखाते हैं? तो आपने देखा था वहाँ पे लिखा हुआ था टू कल्टिवेट डिसिप्लिन. डिसिप्लिन को कल्टिवेट करने के लिए, कल्टिवेट का मतलब डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए, उस आदमी में डिसिप्लिन को जगाने के लिए. और अप्रिसिएशन ऑफ वंस कल्चर. और अप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रेज. अप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रेज. और उस देश का जो कल्चर है उसको अप्रिसिएशन करने में डांस का यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रूडिमेंट्री. रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? बेसिक या फंडामेंटल हम बोल देते हैं. सी आंसर हो जाएगा इसका. ठीक है. नेक्स्ट है व्हेन इज द ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एसोसिएटेड विद रिदम. कब सबसे पहले वो रिदम के साथ यानी डांस के साथ कब वो एसोसिएट होता है, कब कनेक्ट होता है? एसोसिएटेड मतलब होता है कनेक्टेड. सबसे पहले वो क्या बोल रहा है? माँ के गर्भ के अंदर ही, इन द मदर्स वोम्ब, माँ के गर्भ में ही वो डांस के प्रति एसोसिएट हो जाता है, जुड़ जाता है वहाँ पे. स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब मैंने बताया ना, जो चीज़ एकदम से होती है, इंस्टेंट होती है. स्पॉन्टेनियस मतलब होता है इंस्टेंट, तुरंत. ठीक है. जिसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं. प्रॉम्प्ट बोलते हैं PROMPT. प्रॉम्प्ट बोलो, इंस्टेंट बोलो. ठीक है. अचानक सडनली बोल लो. या जो चीज़ नेचुरल होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टिंक्टिव. क्या बोलते हैं उसको? इंस्टिंक्टिव भी बोलते हैं. ये इसका सिनोनिम है. ठीक है. स्पॉन्टेनियस के मैंने सिनोनिम और भी बताए हैं. और ये वर्ड आपका इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग एरर के लिए भी. ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर के लिए भी. ठीक है. और ये क्या है आपका? नेचुरल इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नेचुरल. जो नेचुरल होता है. ठीक है. स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होता है, मान लो आपने किसी को देख लिया और आपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिया, जो नेचुरल है, आप कोई बनावटी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं किया आपने कि ऐसे ही मुझे ऐसे हाँ करना है, तो इस टाइप से हो. मान लो आपने अपने दोस्त को देख लिया 10 साल बाद और आप सरप्राइज हुए हो, और वही होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वही होता है इंस्टिंक्टिव रिएक्शन, वही होता है नेचुरल रिएक्शन. और स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है कंजूस, मक्खी चूस, ये तो पता ही है आपको. माइजर, इकोनॉमिकल जो होता है, स्पेंडथ्रिफ्ट जो लिखा हुआ है, या फिर पता नहीं वेस्टफुल है, पता नहीं, देख लेना इसको. वेस्ट शायद, ये अभी एग्जैक्ट थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है. स्पेंडथ्रिफ्ट शायद वो भी हो सकता है, एक्स्ट्रावेगेंट और लेविश वगैरह, इसको चेक कर लेना. ठीक है. क्विक का मतलब होता है रैपिड. क्विक का मतलब क्या है? रैपिड. और अननेचुरल जो नेचुरल नहीं है, जो बनावटी है, आर्टिफिशियल है, उस टाइप से कुछ है. तो स्पॉन्टेनियस का सही जो आंसर होगा इंस्टिंक्टिव, नेचुरल. तो इसका सी इसका आंसर हो जाएगा. अच्छा पैसेज था, इजी पैसेज था. ठीक है. तो देखो आप, ये सी आंसर है. आंसर वैसे पीछे गिवन होते हैं और कुछ करेक्शन होती है तो मैं उसको ज़रूर करवाता हूँ. अगर कुछ गलत टाइप हो रखा है उसको भी मैं बताता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं पैसेज में वो भी मैं आपको बताता हूँ. हर एक चीज़ को ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में 14 के 14, 14 के 14 मॉक टेस्ट में बताया गया है. 1 से लेकर 14 तक जो मॉक टेस्ट अभी तक मैंने एक्सप्लेन जो किए हैं उसमें हर एक चीज़ में हर एक चीज़ बताई गई है. और क्या क्या और भी क्वेश्चन बन सकते हैं ग्रामर या वोकैब के, वो भी आपको बताए गए हैं. ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलता रहेगा सभी मॉक टेस्ट का. जितने भी मैक्सिमम आपके मॉक टेस्ट हम आपको डिलीवर कर पाएंगे आपके एग्जाम तक. तो डिफेंस गुरुजी ने हमेशा आप लोगों को सपोर्ट किया है. फेज़ 2 में आपका वेलकम रहेगा. जीडी के लिए, फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए आपका वेलकम रहेगा. ठीक है. और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग फेज़ 2 कल से क्लियर करेंगे. लेकिन उससे पहले फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम जो है, उसके ऊपर फोकस कीजिए और अपने आप पर बिलीव कीजिए. आप अच्छे से वहाँ पर काम कर पाओगे. ठीक है. तो अभी हम लोग क्लास को अभी फिनिश करने वाले हैं, क्लास को अभी ख़त्म करने वाले हैं. अगली क्लास में मिलेंगे एक और नए मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ. और दिन रात एक कर देना है, मेहनत करनी है. 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने टाइम से आप लगे हुए हो, अब टाइम है उसको रिजल्ट मिलने का, फल मिलने का. तो फेज़ 1 यानी आपका पेपर 1 अच्छे से कीजिए, और फेज़ 2 में आपका डिफेंस गुरुजी में वेलकम रहेगा. मिलेंगे अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद.